नमस्ते बच्चों। पूर्व की कक्षा में हमने ओम के नियम की परिभाषा का अध्ययन किया। उस ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमने प्रारंभ की थी, जिसमें त्वरण बराबर हमने व्यंजक निकाला था A बराबर EV अपॉन ml। A त्वरण है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V विभवांतर है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L चालक तार की लंबाई है। तो हमने ये त्वरण बराबर EV अपॉन ml की स्थापना की थी। त्वरण जो है ओम के नियम से हमने ये निकाला, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के धन आयनों से, इलेक्ट्रॉन हैं उनकी धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, इतने त्वरण से दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जिन्हें हम श्रांति काल कहते हैं। तो इतने त्वरण A इज इक्वल टू EV अपॉन ml, इतने त्वरण से इलेक्ट्रॉन की धन आयन दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को हम श्रांति काल कहते हैं, और श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल कहते हैं और हम श्रांति काल को टाउ से दर्शाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं संकेत, इसे हम टाउ कहते हैं, टाउ से दर्शाया जाता है। श्रांति काल जो समय अंतराल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, यदि हम निकालें तो गति के प्रथम समीकरण से, गति का जो पहला समीकरण है वह हम जानते हैं v बराबर u प्लस at। ये हम जानते हैं कि गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at होता है, जहां v जो है क्या है, अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय अंतराल है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। तो प्रारंभिक वेग शून्य है, अर्थात u बराबर क्या होगा, 0 होगा। और त्वरण हमने निकाला है A बराबर EV अपॉन ml। यदि हम मान रखें तो v बराबर u का मान कितना है, 0 प्लस a का मान है हमारे पास EV अपॉन ml इंटू t। तो t यहाँ पे क्या है, समय है। तो हम किसके लिए ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम श्रांति काल क्या लेते हैं, टाउ। तो समय यहाँ पे हम क्या लेंगे, t के स्थान पे टाउ, इसे हम कहते हैं टाउ। तो जो वेग है श्रांति काल के द्वारा, जो वेग है वो v बराबर EV टाउ अपॉन ml प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि v बराबर EV टाउ अपॉन ml, ये हमें प्राप्त हुआ वेग। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हम समीकरण 1, इसे हम नाम दे देते हैं। अब धन आयन के टक्कर, धन आयन जो हैं वो आपस में टकराएंगे। तो धन आयन के टक्करों के बाद क्या होगा, धन आयन जब आपस में टकराए, टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा, वेग जो है वो शून्य हो जाएगा। तो धन आयनों के प्रत्येक टक्कर के बाद, धन आयनों के प्रत्येक टक्कर
के पश्चात वेग क्या हो जाएगा? शून्य। तो धन आयन के प्रत्येक टक्कर के पश्चात वेग बराबर हम लिखेंगे शून्य। अब धन आयन प्रत्येक टक्कर के पश्चात वेग शून्य हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित होंगे, त्वरित होकर पुनः फिर कितने वेग से चलना प्रारंभ कर देंगे? v वेग से। हमारा जो ये v वेग है इससे पुनः चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि त्वरित होने पर पुनः वेग बढ़कर, त्वरित होने पर वेग पुनः बढ़कर कैसा हो जाएगा? v हो जाएगा। तो पुनः वेग जो है त्वरित होकर बढ़कर v हो जाएगा। अब मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका यदि हम अनुगमन वेग निकालें, अनुगमन वेग, तो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हम इसे प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो Vd बराबर, यदि हम अनुगमन वेग निकालें तो प्रारंभिक वेग हमारा है शून्य और अंतिम वेग जो बढ़कर है वो v। तो इन दोनों का यदि हम माध्य निकालें तो माध्य हम कैसे निकालते हैं कि जो दो वेग दिया गया है, पहला हमारा जो प्रारंभिक वेग है शून्य और अंतिम वेग है v, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात दो राशियां हैं तो हम उसको 2 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अनुगमन वेग है वह Vd बराबर 0 में यदि आप v जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? v और अपॉन 2। तो इस प्रकार से जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका हमने अनुगमन वेग निकाला, वो मान मिला Vd बराबर v अपॉन 2। अब समीकरण यदि हम एक देखें तो इस समीकरण में कैपिटल V बराबर ev टाउ अपॉन ml है। तो इस हम समीकरण को पुनः लेते हैं, v बराबर ev टाउ अपॉन ml। इस समीकरण को हम पुनः लेते हैं, v बराबर ev टाउ अपॉन ml, स्मॉल v है। और हमारे पास आया Vd अनुगमन वेग बराबर v अपॉन 2। अब हम इस Vd बराबर v अपॉन 2 में हम जानते हैं कि v बराबर कितना है? ev टाउ अपॉन ml है। तो इसमें हम यदि v का मान रखें, ये v, तो v का मान कितना है? ev टाउ अपॉन ml। तो हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? ev टाउ अपॉन 2ml। इस v के जगह रखेंगे तो ev टाउ अपॉन कितना हो गया? ml। अब चूंकि
बटे में हर में कितना है 2 है, इसलिए ई वी टाउ अपॉन 2ml। इसे हम समीकरण 2, ये हमारा है समीकरण 1। तो हमने समीकरण 1 से मान रखने पर हमें समीकरण 2 की प्राप्ति हुई। अब आप जानते हैं कि जो धारा है और अनुगमन वेग, इसमें क्या संबंध होता है। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध आपने देखा है कि I बराबर होता है N E A V D। ये आपने निकाला है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध की। धारा जो है I बराबर होता है N E A V D, ये आपने निकाल चुका है। अब मान हम रखें VD का मान, तो क्या आएगा, समीकरण 2 से हमने देखा कि VD बराबर है EV टाउ अपॉन 2ml। इस मान को हम इस VD के स्थान पे रखेंगे तो क्या आएगा, हमें प्राप्त होगा N E A, ये हमारा N E A। उसके पश्चात किसका मान रखना है, VD का, वो आएगा इंटू हम यहाँ से रखते हैं ई वी टाउ अपॉन 2ml। ये हमने रखा VD का मान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि N अकेला है, तो ये हो गया N। E और E आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, तो वो हो जाएगा E स्क्वायर। उसके बाद A है तो हम उसको A, क्षेत्रफल है तो हम अलग से ले लेते हैं, तो NE स्क्वायर A और क्या बचा V और टाउ, तो हम इसे ले लेते हैं NE स्क्वायर टाउ। टाउ को हम पहले ले लिए, A को बाद में ले लिए, और बचा हमारे पास कितना V, उसे हम लिख लिए V। तो इस प्रकार से NE स्क्वायर टाउ A V अपॉन में है हमारे पास कितना 2m, और इसे मैं अलग से L को लिख दिया। हम उसे अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब देखते हैं कि हमारे पास जो धारा I है वो I बराबर प्राप्त हुआ NE स्क्वायर टाउ AV अपॉन 2ml। अब यदि इससे हम V अपॉन I निकालें, ये हमारी I है, ये I है, और इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, I बराबर ये हो गया NE स्क्वायर टाउ AV अपॉन 2ml। अब इस V, ये जो V है, हम ओम के नियम से जानते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो हम V बटे I का मान निकालना चाहें, इस समीकरण से V बटे I का मान निकालना चाहें, तो ये V है, I को हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, नीचे, तो V के नीचे कौन आएगा, I, तो ये हो जाएगा V अपॉन I बराबर। अब ये V है, I नीचे आ रहा है, तो आप इस 2ml को क्या करेंगे, ऊपर की ओर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ये हो गया NE स्क्वायर टाउ A, ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा। तो V बटे I बराबर आपको मिला 2ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो राशि है 2m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, m जो है
वो द्रव्यमान है, नियत है, फिक्स है। ई जो है आवेश है, ये भी फिक्स है। टाउ जो है श्रांति काल, ये भी फिक्स है, नियत है। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नियत है। तो ये जो सारी राशियां हैं, ये जो राशियां हैं क्या है, नियत है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नियतांक। तो ये जो पूरी राशियां हैं ये कहलाएगा नियतांक। 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये नियतांक है। L बटे A, L जो है लंबाई है और क्षेत्रफल है A। तो ये जो पूरी राशि है, हम यदि ओम के नियम से देखें तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, R। V बटे आई बराबर क्या होता है, R। तो ये पूरी राशि क्या होना चाहिए, R होनी चाहिए। तो ये पूरी राशि को हम R के बराबर लिखेंगे। R बराबर हो गया 2m अपॉन 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू A। तो ये हमारा जो R है ये कहलाता है प्रतिरोध। तो R जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बराबर हमारे पास सूत्र आया ओम के नियम से कि R बराबर 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू A। और यही चालक के प्रतिरोध का सूत्र है। ये जो आपने सूत्र निकाला ये चालक के प्रतिरोध का सूत्र है। अब ये जो प्रतिरोध हमने निकाला, ये प्रतिरोध होता क्या है उसे हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है, कोई यदि चालक है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है, तो ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। यदि हम प्रतिरोध लगा दें कहीं पर तो वह विद्युत धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट डालेगा। तो प्रतिरोध जो होता है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुक डालता है, ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। पतला जो तार होता है वह आपने देखा होगा कि जो पतला तार है उसमें प्रतिरोधक जो है वो अधिक होगा। पतले तार में
प्रतिरोधकता अधिक होती है, मोटे तार में प्रतिरोधकता जो है वो कम होती है। पतले तार में कैसी होती है? आपको बताया गया कि पतले तार में प्रतिरोधकता अधिक होती है और मोटे तार में प्रतिरोधकता कम होती है। किसी भी चालक तार में यदि आप प्रतिरोध लगाएंगे तो प्रतिरोध जो है लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। आप जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R, ये आप जानते हैं। और R जो है वो क्या है? प्रतिरोध है। इसका मान यदि हम निकालें तो इस V के नीचे में कौन आएगा? I। तो हमारे पास सूत्र मिलेगा कि R बराबर V बटे I। तो R क्या है? प्रतिरोध है। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। तो विभवांतर और जो धारा का अनुपात है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो सूत्र रूप में यदि हम लिखेंगे तो R बराबर V अपॉन I, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, ये होता है। और तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वह प्रतिरोध के बराबर होता है। और जो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक SI पद्धति में हम ओम कहते हैं। ओम प्रतिरोध का जो SI मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। और ओम को हम इस प्रकार के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। आप उसका संकेत याद रखिए। इस प्रकार से यदि कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे हमें 2 ओम लिखना है, कोई प्रतिरोध है जिसका मान है 2 ओम, तो आप उसे पूरा इस प्रकार से 2 ओम ना लिखते हुए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा? 2 ओम होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आपके पुस्तक में इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जो ओम है 2 ओम, ओम शब्द जैसा ही आपने देखा तो वो किससे संबंधित है? प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, और इसे इस प्रकार से हम संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यह 1 ओम कब कहलाएगा? अब हम देखते हैं कि जो ओम है वह 1 ओम कब कहलाएगा। 1 ओम हम किसे कहेंगे? तो हम देख रहे हैं कि R बराबर होता है V बटे I। तो V यहाँ पे क्या है? विभवांतर है, और I क्या है? धारा। तो यदि हम 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, विभवांतर हम कितना लगाएं? 1 वोल्ट, तो उस परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो यदि 1 एम्पियर हो जाए, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो R बराबर 1 वोल्ट हम विभवांतर लगाएं और जो बहने वाली धारा है वो कितनी हो जाए? 1
एम्पियर हो जाए तो उसे हम कहेंगे 1 ओम। तो V मतलब वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर, तो 1 वोल्ट का आप विभवांतर लगाते हैं तो बहने वाली जो धारा है वो कितनी प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर, तो उसे हम कहेंगे 1 ओम। इसे आप इस प्रकार से भी संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिरोध के बड़े मात्रक, प्रतिरोध के बड़े मात्रक के रूप में हमारे पास सबसे छोटे मात्रक है ओम, ओम के पश्चात होता है किलो ओम, किलो ओम के पश्चात होता है मेगा ओम। तो इस प्रकार ओम के बड़े मात्रक हैं। बड़े मात्रक में आते हैं किलो ओम के, और इस प्रकार से यदि हम ओम लिख दें तो के से किलो और ये हो गया ओम। मेगा ओम को हम एम और इस प्रकार से यदि ओम बना दें प्रति, तो किलो ओम और मेगा ओम प्रतिरोध के बड़े मात्रक कहलाते हैं। 1 किलो ओम बराबर होता है 10 की घात 3 ओम के। ये जो बड़ा मात्रक है किलो ओम, ये 1 किलो ओम हमारा जो बड़ा मात्रक है 1 किलो ओम, ये 10 की घात 3 ओम के बराबर होता है। 10 की घात 3, घात में 3 है मतलब ये शून्य कितनी बार, 3 बार। तो 1 किलो ओम बराबर 10 की घात 3 ओम हम कहेंगे। और एक जो मेगा ओम है वो 10 की घात 6 ओम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये 2 बड़े मात्रक हैं। यदि हम इनको देखें कि 1 किलो ओम किसके बराबर होता है, तो 10 की घात 3 ओम, 10 की घात 3 मतलब 1000 ओम के बराबर होता है। और 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम, मतलब शून्य जो है वो कितनी बार है, 6 बार। इतने गुना ये अधिक होता है। तो ये किलो ओम, उसके पश्चात मेगा ओम, ये प्रतिरोध के बड़े मात्रक हैं। इनका यदि हम विमी सूत्र यदि देखें तो इसका आप विमी सूत्र याद रख, ml² T-3 और A-2। A यहाँ पे धारा है, M द्रव्यमान है, L लंबाई है, T जो है समय है। तो प्रतिरोध का जो विमी सूत्र है वह ml² T-3 और A-2 होता है। अब ये जो प्रतिरोध है यह किन पर निर्भर करता है, तो आइए हम देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता कि जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता के लिए हमने अभी प्रतिरोध का सूत्र निकाला है कि जो R है, R क्या है, प्रतिरोध, ये 2m/ne² टाउ
इंटू L अपॉन A। ये अभी हमने निकाला था कि जो प्रतिरोध है R बराबर 2m अपॉन NE² टाउ L अपॉन A इंटू L अपॉन A ये होता है। इसमें हम देखते हैं तो m और जो E है, m जो द्रव्यमान है और E जो है ये क्या है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं होगा। कौन कौन से कारक प्रतिरोध पर निर्भर होंगे, तो पहला हम देखते हैं कि पहला जो कारक है वह है लंबाई, चालक तार की लंबाई, जिसको हम यहाँ पे L से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा जो L है वह निर्भर करेगा, A है जो क्षेत्रफल उस पे निर्भर करेगा। तो हम पहला देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, तो हम लिखेंगे चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो देखिए जो L जो राशि है ये अंश में है, तो R L के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। जो राशि अंश में होती है उसे हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं, और यदि हर में होती है तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इनमें जो राशियां हैं अंश में हैं, जैसा कि ये L, तो चालक तार की लंबाई पर यदि ये निर्भर करता है तो हम कहेंगे कि जो R है प्रतिरोध है वह लंबाई L के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर यह निर्भर करता है। क्षेत्रफल को हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो देखिए कि ये कैपिटल A कहाँ पे है, हर में है, तो हम कहेंगे कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो यह जो सूत्र है उनमें से हम राशियों को अलग करके लिख रहे हैं और वही उसकी निर्भरता है। तीसरा हम देखें तो चालक जो है उसकी पदार्थ की प्रकृति पर, तो यहाँ पे जो n है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कोई भी पदार्थ है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करेगा। तो तीसरा हम कहेंगे कि पदार्थ की प्रकृति पर जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो n आप देख रहे हैं हर में है, तो आप क्या कहेंगे कि R जो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n के। R प्रतिरोध 1/n के, n क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथी जो निर्भरता है वह प्रतिरोध का ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर अनुगमन वेग का मान बढ़ता है, जिससे श्रांति काल का मान भी बढ़ जाता है, जिससे ताप बढ़ाने पर जो धातु चालकों का जो प्रतिरोध है वह भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो चौथा जो निर्भरता है वह है ताप पर। ताप किस पे निर्भर करता है, श्रांति काल पर, और श्रांति काल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम टाउ को देखें तो यह हर में होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है टाउ का। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/टाउ, इसे हम लिखेंगे। टाउ यहाँ पे क्या है, श्रांति काल है। तो प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ताप बढ़ने पर धातु चालकों का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर धातु चालकों का प्रतिरोध कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध की निर्भरता यदि हम याद रखें तो पहला चालक तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति n पर और शांतिकाल जो ताप टाउ पर निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या हम इसे समानुपाती भी कहते हैं। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, और ये प्रतिरोध जो है वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिरोध की निर्भरता है जिन चार चीज़ों पर जो प्रतिरोध है वह निर्भर होता है। हम आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चालकत्व। अगला जो हमारा है वह है वैद्युत चालकत्व। वैद्युत चालकत्व, जैसा कि भी आपने देखा प्रतिरोध का यदि हम व्युत्क्रम कर दें, प्रतिरोध को क्या कर दें? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे होगा? कैसे हम व्युत्क्रम करते हैं? किसी भी चीज का व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं? उसे हम हर में ले आते हैं। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/, क्या लिखेंगे? प्रतिरोध। तो वैद्युत चालकत्व बराबर हम क्या कहेंगे? 1/, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम वैद्युत चालकत्व कहते हैं। वैद्युत चालकत्व को हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? वैद्युत चालकत्व बराबर एक बटे प्रतिरोध। 1/, प्रतिरोध। अब वैद्युत चालकत्व को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल G से। तो ये हो गया कैपिटल G बराबर 1/, प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। तो G बराबर 1/R। ये हम सूत्र रूप में लिखेंगे, संकेत के रूप में, कि G बराबर 1/R होता है। अब आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम। तो 1/, में है प्रतिरोध, तो 1/, हम क्या लिखेंगे? ओम। तो जो मात्रक है वो क्या कहलाएगा? वैद्युत चालकत्व का यदि हम मात्रक देखें तो ये हमारा हो गया 1/ओम। और ओम जब राशि अंश में जाएगा, अंश में यदि हम इसे ले जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे? ओम इनवर्स या ओम की घात ऋण 1। तो 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो वैद्युत जो चालकत्व है उसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स
ओम का हम प्रतीक देखें तो ये ओम इस प्रकार से होता है, इसे आप घात में ऋण 1 ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसे हम मुह भी कहते हैं। ओम का इनवर्स जो है इसे हम क्या कहेंगे, मुह। ये जो राशि है ओम की घात ऋण 1, ये कहलाता है मुह। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र वैद्युत चालकत्व का, ये होता है m-1 L-2 T की घात में 3 T3 जिसे कहेंगे और a²। तो इस प्रकार से m-1 L-2 और T³ a² इस वैद्युत चालकत्व का सूत्र है। अब जो ये प्रतिरोध होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध जो होता है, एक तो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है और दूसरा जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता है। तो इनके आधार पे 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। पहला जिसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध ओमीय जो प्रतिरोध होता है, नाम से स्पष्ट है ओमीय। ओमीय मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हो। तो ये जो ओमीय प्रतिरोध हैं ये ओम के नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं, तो इसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है जिसे हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध में हम कहेंगे कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। और अनओमीय प्रतिरोध में हम क्या कहेंगे कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। से हम 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं और अनओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब इन प्रतिरोधों को, जो प्रतिरोध हैं, उनका एक निश्चित मान होता है। 1 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम, 4 ओम
प्रतिरोध के जो छोटे मात्रक हैं वो ओम होते हैं, उनसे जो बड़े मात्रक हैं वो किलो ओम और मेगा ओम। तो कोई भी जो प्रतिरोध है यदि आपको दे दिया जाए, एक प्रतिरोध आपको दे दिया जाए कि यह प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध का मान कितना है, आपको ज्ञात करना है कि एक जो प्रतिरोध है उसका मान कितना है। तो जो प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध जो हैं उनको एक विशेष विधि के द्वारा बनाया जाता है और उन पर वर्ण कोड कलर की कोडिंग कर दी जाती है। उसमें मुख्य 4 कलर होते हैं, 4 उनमें रिंग या बैंड बने होंगे जिनका अलग अलग अंक होता है, उस अंकों की जानकारी आपको दी जाएगी। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध जो बना हुआ होता है उनका जो वर्ण कोड है उस पर हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे कि कार्बन जो प्रतिरोध, एक जो प्रतिरोध है उनमें कितने बैंड होते हैं। उन बैंडों में मुख्य मैं बताया कि 4 बैंड होते हैं। तो एक जो कार्बन प्रतिरोध है उसमें आपको 4 बैंड या रिंग, संकेंद्रीय रिंग बना हुआ होता है। तो एक मैं आपको जनरल बता दूं कि इस प्रकार से एक संरचना होती है प्रतिरोध की और उसमें 1 2 3 4 उनमें कलर होते हैं, 4 उनमें संकेंद्रीय रिंग होती हैं और ये जो रिंग हैं इनमें जो कलर्स हैं, कलर जो होंगे उनमें शुरू के 3 शुरू से 2 लेते हैं हम, तीसरा जो होता है वो दशमलव गुणक होता है। तो पहला जो 2 है अंक को प्रदर्शित करता है, तीसरा जो है वो दशमलव गुणक को प्रदर्शित करता है और जो अंतिम चौथा जो रिंग है यह त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में हम अध्ययन विस्तार से अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।